हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट 22 अक्टूबर का, जो कि NAS के लिए आपने अपने स्कूल में 22 अक्टूबर को सॉल्व किया है और उसके मैथ्स के पार्ट को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि ये है हमारा पहला क्वेश्चन कि क्रम में अगली संख्या क्या होगी। ये है पहला क्वेश्चन, क्रम में अगली संख्या क्या होगी। पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या 5 है, फिर 2 है, फिर -1 है और फिर -4 है और उसके बाद पूछा गया है कि क्या आएगा। तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि ये संख्याएं घटती जा रही हैं और 8 और 5 में कितने का फ़र्क है भाई, 3 का। तो 5 में से 8 घटाएंगे तो -3 आएगा, ठीक है। और 2 में से ऐसे समझना है कि आगे वाले में से पीछे वाला घटाना है भाई। 2 में से 5 घटाएंगे तो -3 आएगा। तो -3 कम होता जा रहा है, यहाँ भी -3 कम हुआ, यहाँ भी -3 कम हुआ, यहाँ भी -3 कम हुआ। तो जब हम -4 में से -3 को कम करेंगे तो हमारा जो अगला पद आएगा वो -7 होगा और हमारा आंसर ये थर्ड पार्ट हो जाएगा बेटा, -7। बहुत ही आसान प्रश्न है। अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि किस घड़ी की सुइयों के बीच समकोण बन रहा है। भाई समकोण हमारा क्या होता है? समकोण हमारा होता है 90 डिग्री का कोण। और 90 डिग्री का कोण कब बनता है? जब एक रेखा पर दूसरी रेखा बिल्कुल सीधी ऐसे खड़ी होती है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि किस में कहाँ आ रहा है। ये देखो, ये तुम बड़े ध्यान से देखो तो ये दूसरे वाले में तो सीधी नहीं खड़ी है, यहाँ भी सीधी नहीं खड़ी हैं और यहाँ पर भी ये सीधी नहीं खड़ी हैं। यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल सीधी रेखा है, 3 और 12 के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। ये है बेटा हमारी प्रश्न संख्या 3। ये है हमारी प्रश्न संख्या 3। नीचे दिए गए मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ और प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। यानी कि भाई हम इस तरह जोड़ेंगे तो भी उत्तर वही आएगा, इस तरह जोड़ेंगे तो भी उत्तर वही आएगा और टेढ़ा जोड़ेंगे तो भी उत्तर वही आएगा। तो ये कहता है खाली जगह को सही विकल्प से भरो। अब ये जो यहाँ है, ये जो मैंने डॉट लगाया है, ये खाली जगह है, तो इनका जोड़ भी वही आना चाहिए जो बाकी का आ रहा है। अब इस जोड़ को देखो भाई तुम, ये जो यहाँ पर दोबारा मैंने पेन चलाया है, 2 + 7 + 6, 2 + 7 + 6 कितना आ गया? 7 और 2 9 और 6 कितना आ जाता है? 15। तो भाई ये जोड़ हमारा 15 आ रहा है, तो ये जोड़ भी हमारा कितना आना चाहिए? 15 ही आना चाहिए। ध्यान से देखें कि ये जोड़ भी हमारा कितना आना चाहिए? 15। तो अब यहाँ पर ये तो 2 है और ये कितना है? 8 है। तो 8 और 2 का जोड़ हो गया 10। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? ऑब्वियसली यहाँ पर 5 आना चाहिए, तभी 15 आएगा, क्योंकि इस तरह से भी हमारा जोड़ 15 आ रहा है भाई। 2 + 9 + 4, हाँ, 2 और 9 11, 11 और 4 कितना आ रहा है? 15। तो इस तरह से भी क्षैतिज भी, ऊर्ध्वाधर भी और टेढ़ा भी हमारा जोड़ 15 ही आ रहा है। तो यहाँ भी 15 जोड़ आना चाहिए और 15 जोड़ आने के लिए इस क्वेश्चन मार्क में 5 आना चाहिए। तो हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा बेटा? 5, जो कि हमारा दूसरा भाग है। नेक्स्ट है हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए अंकों से बिना दोहराए का मतलब 3 अंक दे रखे हैं, 1 दे रखा है, 2 दे रखा है और 3 दे रखा है, और इनको दोहराए बिना, यानी 1 का भी एक ही बार इस्तेमाल करना है, 2 का भी एक ही बार इस्तेमाल करना है और 3 का भी, और इनसे 3 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है? तो ये बहुत आसान प्रश्न है। हम अब जल्दी से मैं संख्याएं आपको बना के दिखा देती हूँ। 1 2 3 को लोगे तो 123, 1 को फिक्स रखो, 2 और 3 को पलट दो, 132 हो गया। फिर 2 को आगे लिख लो, 3 और 1 को पीछे लिख लो, अब 1 और 3 को पलट दो तो 213, और फिर 3 को आगे ले लो तो 312 और 3 को आगे ले लो तो 321। ये हमारी 6 संख्याएं बनेंगी। इनके अलावा और कोई संख्या हमारी नहीं बनेगी। तो ये कितनी हो जाती हैं भाई? 1 2 3 4 5 और 6। तो सही उत्तर हमारा 6 आएगा, जो कि हमारा
थर्ड ऑप्शन है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि 3 अंकों की 6 संख्याएं हम 1, 2 और 3 का प्रयोग करके बना सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम अगला प्रश्न है, 5 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हल होने पर एक ऋणात्मक संख्या देगा, यानी कि हमारा इनमें से किससे आंसर ऋणात्मक आएगा। अब आप ये देखो भाई, माइनस का 56 और माइनस का 59 दोनों माइनस हैं, तो आंसर क्या आएगा, समान चिन्ह है, राशियां जुड़ जाएंगी। तो माइनस का 56 है और माइनस का 59 है, 79 है भाई, 79। तो संख्याओं को जोड़ो चाहे ना जोड़ो, उत्तर तो माइनस का आएगा। 9 और 6 15, हासिल पाई 1, 7 और 5 12 और 1 13। मेन उसने आंसर नहीं पूछा, उसने आंसर का चिन्ह पूछा है। तो भाई माइनस का 56 भी माइनस का, 79 भी माइनस का, तो जोड़ने पर माइनस का ही उत्तर आएगा। तो इससे हमारा उत्तर 100% माइनस का आएगा। जबकि जब हम यहाँ सेकंड पार्ट पे आते हैं, देखो 56 माइनस का है, लेकिन ये 79 के बाहर भी माइनस है और अंदर भी, तो दोनों माइनस मिलकर प्लस के 79 हो जाएंगे। और 79 बड़ा होता है, 79 बड़ा होता है तो बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा। इसमें भी 79 जमा का है तो बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा। और ये दोनों घटा मिल के जमा हो जाएंगे, तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव माने जमा का, और ये भी पॉजिटिव आएगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। तो 5वां क्वेश्चन कह लें या 35वां क्वेश्चन कह लें, इसका सही आंसर हमारा फर्स्ट पार्ट आएगा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक आयत का क्षेत्रफल 500 वर्ग सेंटीमीटर। भाई ये आयत है, तो ये आयत की लंबाई हो गई, ये आयत की चौड़ाई हो गई, और ये जो जगह इसने घेर रखी है ये हमारी आयत का क्या हो जाता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमारा 500 है और चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है ये 20 है। अब क्वेश्चन क्या है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। भाई लंबाई और चौड़ाई का अनुपात तो जब निकालोगे जब लंबाई पता होगी, क्योंकि चौड़ाई तो हमें पता है 20 है। अब हमारा काम रह जाता है लंबाई निकालने का। तो एक बहुत ही आसान सा हमारा तरीका है, हमें पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, लंबाई हमें पता नहीं है, चौड़ाई कितनी है 20 है, बराबर क्षेत्रफल कितना है 500 है। ठीक है, तो लंबाई को यहीं रख लो, 20 को हम परली तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 500/20। 0 से 0 कट गया, और 50 से जब 2 को काटोगे तो बेटा जी आपका जो L का मान है वो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो लंबाई आपकी कितनी आ गई, 25। पहले इस बात को समझना है कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर है क्षेत्रफल। लंबाई चौड़ाई का मान 20 रखा है, क्षेत्रफल 500, लंबाई को यहीं रखा, क्षेत्रफल के नीचे चौड़ाई चली गई तो लंबाई हमारी 25 आ गई। इस बात को नोट कर लेना, लंबाई आ गई है 25। अब लंबाई हमारी 25 है, चौड़ाई यानी ब्रेड्थ हमारी 20 है, दोनों का निकालना है अनुपात, तो वो हो जाएगा 25/20। और अनुपात को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो ये दोनों ही संख्याएं 5 से भाग हो रही हैं, तो 5 पंजे 25 और 5 चौके 20, तो 5/4 जो कि हमारा थर्ड पार्ट है, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान सवाल है, बस आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हमने किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ये है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहा गया है कि एक शिशु हाथी माने एक बच्चा है हाथी का, और उसका वजन 218.99 किलोग्राम था। ठीक है भाई, शुरुआत में उसका वजन था 218.99। राशि को बड़े ध्यान से पढ़ना है। 2 साल बाद उसका वजन 109.85 किलोग्राम बढ़ गया। भाई हाथी है, इतना मोटा होता है, तो और भी वजन बढ़ गया, इतना और बढ़ गया, कम नहीं हुआ। कितना बढ़ा है, 109.85। अब हाथी का वजन कितना है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। भाई पहले हाथी का वजन ये था, बाद में हाथी का इतना वजन और बढ़ गया, तो कुल वजन इन दोनों का जोड़ आ जाएगा। 9 और 5 14, 1 9 और 8 17 और 1 18, फिर हासिल पाई 1 9 और 8 17 और 1 18, फिर हासिल पाई 1 और में 1 जोड़ेंगे 2 और 2 और 1 3, तो 328.84। और आप देख सकते हो कि ये सही ऑप्शन आपका
तीसरा है 328.84। बहुत ही आसान प्रश्न। कितना आसान प्रश्न है, एक बार फिर से देखते हैं कि हाथी के बच्चे का वजन पहले 218.99 था, फिर इतना वजन और बढ़ गया, कुल वजन कितना हो गया, तो दोनों को हमने यहाँ पर जोड़ दिया है। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, संख्या रेखा पर -6 और -1 के बीच सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी -6 और -1 के बीच। ठीक है भाई, तो पहले मैं यहाँ एक संख्या रेखा आपको बनाकर दिखाती हूँ। भाई ये आपकी बन जाती है संख्या रेखा। संख्या रेखा पे ये 0, अगर हम राइट साइड में जाएं तो 1 2, और लेफ्ट में आऊँ तो बेटा -1 -2 -3 -4 -5 -6, और ऐसे ही ये संख्या चलती रहेगी। अब प्रश्न ये है हमारा कि -6 और -1 के बीच में क्या आ रहा है? -2 आ रहा है, -3 आ रहा है, -4 आ रहा है, -5 आ रहा है, और इनमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी है? तो देखो ये सब पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, ये सब पूर्णांक है, लेकिन इनमें सबसे छोटा कौन सा है? तो ऋणात्मक संख्या जितनी लेफ्ट में जाती है उतनी छोटी होती जाती है, तो हमारा उत्तर -5 आ जाएगा। 5 संख्यात्मक रूप से बड़ा है, लेकिन जब इसके आगे माइनस का साइन लग जाता है तो ये -4 से भी छोटा हो जाता है, -3 से भी। तो हमारा आंसर -5 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा कि सबसे छोटा पूर्णांक -5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए आकार का क्षेत्रफल क्या है? ये आकार है आपके सामने। ये आकार थोड़ा अजीब है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे पूरा कर दूँ, ये लाइन अगर मैं यहाँ, देखो ये सिंगल लाइन है भाई, थोड़ा ध्यान करना, ये एक सिंगल लाइन है, ये हमने ऐसे मिला दिया, अब बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो एक भाग ये बन गया और एक भाग ये बन गया, और इन दोनों भागों का अगर मैं अलग अलग क्षेत्रफल जोड़ती हूँ तो इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा। तो जो ये ऊपर वाला भाग है इसको मैं पहला भाग कह दूँ, ठीक है भाई, पहला नंबर 1। नीचे वाले भाग को मैं दूसरा भाग कह दूं, तो जो पहला भाग है वो तो एक वर्ग है, पहला भाग तो एक वर्ग है, और दूसरा भाग हमारा क्या है? एक आयत है, और हमें वर्ग का क्षेत्रफल भी पता है, आयत का भी। तो ये जो वर्ग है इसकी भुजा 12 है, लंबाई भी 12 है, चौड़ाई भी 12 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 12 × 12 यानी भुजा गुणा भुजा यानी 144 वर्ग सेंटीमीटर। और ये जो हमारा दूसरा भाग है आयत, आयत की ये लंबाई है 20 मीटर, ये चौड़ाई है 12 मीटर, और आयत का क्षेत्रफल अभी हमने पीछे क्वेश्चन में क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल जो है हमारा वो हो जाएगा 20 × 12, 12 दूनी 24 यानी 240। तो हमने देखा कि आयत का जो क्षेत्रफल आ रहा है, आयत का जो क्षेत्रफल आ रहा है वो तो 240 वर्ग मीटर आ रहा है, और इस वर्ग का जो क्षेत्रफल आ रहा है वो 144 वर्ग मीटर आ रहा है। अगर हम इन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ दें तो हमारी पूरी आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि जुड़कर 384 बनने जा रहा है। ध्यान दें कि भाई 144 तो वर्ग का आया, 12 × 12, ठीक है, और आयत की लंबाई 20 थी, चौड़ाई 12 थी, तो 20 × 12 240 आयत का क्षेत्रफल आया। 4 में 0 जोड़ा 4, 4 में 4 जोड़ा 8, और 2 में 1 जोड़ा 3, तो 384 वर्ग मीटर यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक संख्या को 7 से गुणा और फिर उसमें 10 जोड़ने पर 59 आया, वह संख्या क्या है? अब गणित में हमें ये ध्यान होना चाहिए कि जो भी चीज़ हमसे पूछी जाती है संख्या, तो उसे हम मान लेते हैं। तो माना संख्या हो गई x। अब क्वेश्चन क्या है? संख्या हो गई x, संख्या को 7 से गुणा किया यानी x को किया तो 7x, और उसमें 10 जोड़ा यानी कि जमा का 10। संख्या को 7 से गुणा किया तो 7x आ गया, जमा 10 और बराबर कितना आ गया? 59। तो हमें संख्या ज्ञात करनी यानी x ज्ञात करना है, तो 7x बराबर आ गया 59 - 10।
ठीक है। 59 में से जब हमने 10 घटाया तो आ गया 49, और ये 7 यहाँ से हटकर इसके नीचे चला जाएगा और कट के 7 7 49, और x का मान हमारा 7 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो ये 7, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ये छोटा सा बिल्कुल आसान सा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 बेटा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को हम पढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी स्टेशन से 16:30 बजे चलती है। 16:30 का मतलब मैं बताऊं तो शाम को 4:30 बजे चलती है, ठीक है। अगली सुबह 4 बजे वह अपनी मंजिल पर पहुंचती है। रेलगाड़ी ने कितने घंटे का सफ़र तय किया? वैसे तो भाई ये बिल्कुल मूजबानी क्वेश्चन है हमारा कि शाम के 4:30 बजे रेलगाड़ी चली, ध्यान से समझना मेरी बात को, और अगर वो रेलगाड़ी सुबह 4:30 बजे पहुंचती तो उसने पूरे 12 घंटे अपने लगा देने थे। लेकिन वो सुबह 4:30 बजे ना पहुंचकर 4 बजे पहुंची तो आधा घंटा कम हो गया। तो 12 घंटे में से जब आधा घंटा कम करोगे तो सिंपल सा उत्तर है कि 11.5 घंटे तक हमारी वो रेलगाड़ी चल रही है। बिल्कुल वर्बल क्वेश्चन है, किसी तरह से हमें कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये हमने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है बेटे हमारा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। इनमें से 44 का कौन सा गुणक नहीं है, यानी कौन सी संख्या ऐसी है जो 44 को पूरा भाग नहीं करती? तो भैया 2 भी भाग करता है, 22 दूनी 44, 11 चौक 44। तो हमारा सही उत्तर आ जाएगा 8, सही उत्तर आ जाएगा 8, जो कि हमारा तीसरा भाग है, क्योंकि 8 के पहाड़े में 44 नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं भाई। एक बस 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। ये इस बस की क्या हो गई? चाल हो गई। चाल हो गई कितनी भाई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 घंटे 30 मिनट में, ये टाइम हो गया, समय हो गया, वह कितनी दूरी तय करेगी? तो समय हमारा हो गया बेटा जी 2 घंटे 30 मिनट। तो 30 मिनट का मतलब है 30/60, यानी 30 एकम 30, 30 दूनी 60। भाई 30 मिनट का मतलब क्या है? आधा घंटा। आधा घंटा तो 2 में आधा घंटा और जोड़ो तो 2.5 घंटे, और 2.5 घंटे को अगर मैं बटे में बदलूं तो 5/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2। तो ये रेलगाड़ी की चाल हो गई, ये रेलगाड़ी द्वारा लिया गया हमारा क्या हो गया? समय हो जाता है। और अब हमने क्या ज्ञात करनी है? दूरी ज्ञात करनी है। तो बहुत सिंपल सा हमारा फॉर्मूला है, दूरी बराबर है चाल गुणा समय। दूरी बराबर है चाल गुणा समय, ठीक है भाई। ये समय है, समय, दूरी बराबर है चाल गुणा समय। तो चाल हमारी कितनी है? 60। समय कितना लिया रेलगाड़ी ने? 5/2। 2 से 60 को काट दो तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, और 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 150। तो 150 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी ने बस ने तय की है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 आ जाता है। फिर से मैं जल्दी से बता देती हूँ। दूरी यानी डिस्टेंस बराबर है स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर है चाल गुणा समय। चाल हमारी 60 की है, समय ये 60 है भाई, 60 है, ये वाला ये नहीं है, ये 60 है। समय 2 घंटे 30 मिनट है, यानी 2.5 घंटे है। 2.5 घंटे को मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल में बदलो तो 5/2, और ये आ गया 30, ये आ गया 30, और 30 को 5 से गुणा करो तो 150 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है भाई ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन भी हमारा बेहद आसान है। गुणनखंड वृक्ष में कौन सी संख्या गायब है? अब गुणनखंड कितना आसान है भाई, ये क्या है? 16। 16 के 2 टुकड़े करे हैं, पहला टुकड़ा क्या है? 2। अब 16 को 2 से भाग करोगे तो अगला टुकड़ा क्या आएगा? 8 आएगा। 2 8 16 भाई, 2 8 16। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। और इससे अगला प्रश्न तो और भी आसान है भाई हमारा, ये देखो। इससे अगला प्रश्न क्या कहता है? त्रिभुज के 2 कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री हैं। भाई कोई त्रिभुज है, उसके 2 कोण हैं, एक कोण 45 डिग्री का है, एक कोण 30 डिग्री का, तीसरा कोण ज्ञात करो। मान लो त्रिभुज के 3 कोणों का नाम ABC है,
तो तीनों कोणों का योग हम सबको पता है भैया कितना होता है, 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो इन दोनों को जोड़ दो और 180 में से घटा दो। तो 45 और 70 का जोड़ कितना हो गया, 5, 7 और 4 11, 115। अब आप 180 में से 115 को घटा दो तो 10 में से 5 गए 5, 7 में से 1 गए 6। तो हमारा जो तीसरा कोण बचेगा वो कितना बचेगा, 65 डिग्री का, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। तो ये हमारे 15वें क्वेश्चन का आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है भाई, बिल्कुल आसान सा है ये हमारा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा चित्र 1/3 भिन्न को दर्शाता है, 1/3। अब ये देखो ना, इस पहले में क्या है, दो हिस्से हैं और एक हिस्सा गहरा करा है, तो ये तो हो गया बेटा 1/2। इसमें कुल कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 में से कितनों को गहरा किया गया है, 1 2 और ये 3 को गहरा किया गया, तो ये हो गया 3/9। 3/9 को काटो तो 3 एकम 3 3 3 9, ये तो आ गया 1/3 हमारा, यानी कि सेकंड हमारा जो है वो राइट ऑप्शन हो जाता है कि कौन सा चित्र 1/3 को दर्शाता है। तो जो दूसरा चित्र है वो 1/3 को दर्शा रहा है। नेक्स्ट इज सही संख्या बॉक्स में भरें। भाई देखो ये बॉक्स है, इस सवाल में थोड़ी सी गलती है। यहाँ ये देखो ये 0 है और ये -1 है, और इसके 3 समान भाग किए गए हैं, 3 समान भाग किए गए हैं, 1 2, पहला भाग ये हो जाता है, दूसरा भाग ये बीच का, तीसरा ये। तो यहाँ लिखा हुआ है -1/3, तो यहाँ आना चाहिए था -2/3, और ये 1 की जगह हो जाता -3/3। तो हमारा सही उत्तर होना था -2/3। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा -2/3। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है ये थोड़ा यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो रही है, तो यहाँ हमारा सही आंसर आ जाएगा -2/3। बहुत आसान प्रश्न है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 18। 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ -3/7 है। ठीक है, अभी 2 संख्याएं हैं, एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है, दोनों का जोड़ -3/7 है। यदि एक संख्या -5/8 है तो दूसरी क्या है। एक संख्या x की जगह लगा लो, नहीं y की जगह लगा लो, -5/8 है, तो एक संख्या, भाई वो संख्या मैंने मान ली y है जो कि -5/8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। वैसे भी इसको करने का बड़ा आसान तरीका है कि ये जोड़ है तो ये तो ज़्यादा होएगा, और ये एक संख्या है, तो 2 के जोड़ में से अगर एक संख्या को घटा दें तो दूसरी संख्या आ जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, इस -5/8 को राइट में ले जाएंगे, तो ये जमा का हो जाएगा -3/7 जमा का 5/8। एक बार मैं फिर से बताती हूँ कि ये तो दोनों संख्याओं का जोड़ है, तो ये तो बड़ा होएगा, और ये एक संख्या है, तो जोड़ में से यानी कि -3/7 में से घटा दो दूसरी संख्या जो कि है -5/8, तो हमारा x आ जाएगा। तो ये हो गया -3/7 घटा जमा का 5/8। हल कर लो तो इनका जो लघुत्तम आएगा 8 7 56, 7 8 56 और 8 3 24, ये आएगा -24, और जमा का 8 7 56 थोड़ा यहाँ पर कम पड़ रहा है तो मैं इसको इस तरफ कराती हूँ, 1 मिनट भाई। -3/7 था, जमा का 5/8, आप अपनी कॉपी में साथ साथ नोट करते रहना भाई इनको। तो 7 8 56, 7 8 56 और 8 3 24, जमा 8 7 56 और 7 5 35, और ये आ गया 11/56 जो कि हमारा चौथा ऑप्शन है, आप देख सकते हो। तो ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, चौथा ऑप्शन 11/56 आ जाएगा राइट आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, सॉरी 49 नहीं 19। 49 क्यों बोला मैंने, क्योंकि 30 क्वेश्चन आपके सामाजिक विज्ञान के थे, तो ये 49वें नंबर पे था। नीचे दिए गए कथन में कौन सा विकल्प मेल खाता है। जब एक संख्या को 5 से गुणा किया जाए, अब यहाँ उत्तर भी साथ साथ देखते चलो। उत्तर में इसने y लिया हुआ है तो संख्या हो गई y, उसको कर दिया 5 से गुणा 5y, और 2 से घटाया जाता है, तो यहाँ आना चाहिए था 2 को उसमें से घटाया जाता है, तो 2 घटा दिया तो 5y घटा 2, तो परिणाम 4 है, तो बराबर है 4। तो 5y घटा 2 बराबर है 4, ये हमारा राइट ऑप्शन नंबर 4 आ जाता है। तो हमारा सही आंसर आ जाएगा आंसर नंबर 4।
क्लियर है? आगे बढ़ूँ अब मैं, तो आगे बढ़ते हैं भाई हम। 42 छात्रों की एक कक्षा में, 42 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या, जो लड़के पढ़ रहे हैं ना उस क्लास में, जो लड़के पढ़ रहे हैं, जो लड़के हैं वो लड़कियों से 2/5 गुना है। समझे मेरी बात को? और ये पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है। लड़कियों की संख्या मान लिया कितनी है, x है। लड़कियां कितनी हैं, x हैं। तो ध्यान देना भाई, लड़के कितने हैं, लड़के, लड़की से 2/5 गुना है, लड़की है x और उसका भी 2/5 गुना है, तो ये हो गई 2/5x। लड़के हो गए 2/5x, लड़कियां हो गई x और कुल बच्चे हैं 42, तो इन दोनों को जोड़ दो। x जमा 2/5x बराबर है कितना आ जाएगा, 42। क्लियर? अब इसको हल कर दो, 5 को यहाँ ले जाओ तो 5 एकम 5 और 5 में 2 जोड़ोगे तो ये आएगा 7/5x। 7/5x बराबर है 42। 7/5x बराबर है 42। बाकी का अब हम यहाँ आगे हल करते हैं। इसको मैं यहाँ दोबारा लिख देती हूँ, आप साथ साथ में बार बार बोल रही हूँ, कॉपी में नोट करते चलो। 7/5x बराबर है 42, 5 नीचे है ऊपर चला जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 42 गुना 5 और ये 7 ऊपर है ये नीचे आ जाएगा, 7 छिक 42, 6 पंजे कितना आ जाएगा 30। x का मान 30 आ गया और x हमने क्या माना था, लड़कियां, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई 30। तो हमारा जो राइट ऑप्शन आ जाता है वो पहला ऑप्शन आ जाता है कि लड़कियां कितनी हैं, 30 हैं। कितनी हैं लड़कियां, 30। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, 3 लगातार विषम संख्याओं का जोड़ 51 है। आपने ये ध्यान रखना है कि विषम संख्याओं में 2 का फर्क होता है। तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x जमा 2 होगी और तीसरी संख्या उससे भी 2 ज़्यादा x जमा 4 होगी। ये 3 संख्याएं हो गई और भैया इनका भी फिर जोड़, तो इनके बीच में भी जमा लगा दिया और वो जोड़ कितना आ रहा है 51। तो x x x कितना हो गया 3x जमा 2 और 4 कितना हो गया 6 बराबर है कितना है 51। इस 6 को राइट साइड में ले जाओ तो 3x बराबर है कितना आ जाएगा 51 घटा 6। 51 में से 6 गए तो कितना आ जाएगा 45। 3x बराबर आ गया 45। तो x बराबर है 3 जो यहाँ है ये गुणा में है, नीचे चला जाएगा तो x आ जाएगा 45/3 और 45 को 3 से भाग करोगे तो x का उत्तर आएगा 15। तो सबसे छोटी संख्या हमारी होगी 15। आप इस बात की पड़ताल भी कर सकते हो कि सबसे छोटी संख्या है 15, उससे अगली विषम संख्या 2 बढ़ के 17, उससे अगली विषम संख्या 19, जोड़ दो 9 और 7 16 और 5 21, हासिल पाई 2 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 आ गया ना जोड़ हमारा 51। तो सबसे छोटी संख्या हो गई भाई 15। तो ये भी बेहद आसान क्वेश्चन था। अगला है, इस समीकरण को हल करो। तो हम जल्दी से इसको मैं यहाँ हल करती हूँ। देखो भाई ये 3 बाहर है, 3 बाहर है तो अंदर की दोनों रकम से गुणा होगा, तो 3x से गुणा होगा तो 3x और फिर 3 इस 3 से गुणा होगा तो घटा 3 तिया 9 बराबर है 4। 2x से गुणा होगा तो ये हो गया 4 दूनी 8x, फिर 4 जमा के 1 से गुणा होगा तो ये हो गया जमा का 4 और ये जमा का हमारे पास है 2। संख्या में संख्या जोड़ दो, चर में चर, 3x घटा 9 बराबर है 8x जमा 4 और 2 कितना आ गया 6 आ गया। ध्यान दें भाई 3x और 8x को लेफ्ट में ले आओ, ये जमा कुछ भी नहीं है, ये तो घटा 8x बराबर है 6 पहले से था, ये 9 घटा का था उधर जाकर हो गया जमा का, 3 में से 8 गया इधर रह गया माइनस का 5x बराबर है 15। ये इस पे फोकस करो भाई, माइनस का 5x बराबर है 15, इसे अपनी कॉपी में लिख लो। तो अब ये आ गया माइनस का 5x बराबर है 15, तो x हमारा कितना आ जाएगा 15/-5। 5 के पहाड़े में 15 कितने पर आता है 5 तिये 15, तो x का आंसर आ गया -3। तो हमारा सही आंसर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एक समपंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, बाहरी कोण का माप क्या है। देखो बाहरी कोण से पहले हम पंचभुज का आंतरिक कोण ज्ञात कर लेते हैं। अगर हमें एक आंतरिक कोण पता लग जाएगा तो उसकी भुजा को बढ़ाने पर ये हमारा बाहरी कोण आ जाएगा जो 180 में से घट के आ जाएगा। तो अगर किसी भी बहुभुज में n भुजाएं हों
तो उसके आंतरिक कोणों का योग होता है n घटा 2 गुणा 180। अब 5 भुजाएं हैं भाई, तो ये हो गया 5 घटा 2 गुणा 180। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, 3 को 180 से गुणा करोगे तो 540 डिग्री आएगा। क्या आया ये 540 डिग्री? ये 540 डिग्री आया पंचभुज के पांचों आंतरिक कोणों का योग। अब 540 को 5 से भाग कर दो तो 108 डिग्री हमारे पंचभुज का आंतरिक कोण आएगा। और जब हमें किसी भी आकृति का आंतरिक कोण, अब ये वाला कोण 108 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई? ये पूरी सरल रेखा है, तो 180 में से जब आप 108 डिग्री को घटाओगे तो 72 डिग्री बचेगा। तो पंचभुज का जो बाह्य कोण है वो आपका कितना आ जाएगा? 72 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये। देखो x जमा, देखो कितना आसान है, 64 का वर्गमूल बटे 625 का वर्गमूल। 64 का वर्गमूल बटे 625, मैं इसे हल करती हूँ। x जमा, देखो भाई 64 का वर्गमूल होता है 8, 625 का वर्गमूल होता है 25, बराबर है 2/5। x का मान निकालना है तो इस रकम को उठाकर हम राइट साइड में ले जाते हैं। तो x बराबर हो गया 2/5 घटा 8/25। अब ये बिल्कुल साधारण सा सवाल है जिसे कोई भी बच्चा हल कर सकता है, तो इसे मैं यहाँ हल कर देती हूँ। x बराबर है 25 लघुत्तम लिया मैंने, कितना लघुत्तम लिया? 25। 5 पंजे 25 और ये आ गया 5 दूनी 10, घटा 25 से 25 कट गया 8, ऊपर 10 घटा 8 है, 10 में से 8 गया 2 और नीचे बच गया 25। तो हमारा जो x का मान आ रहा है वो 2/25 आ रहा है। और ये रहा हमारा राइट ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है। इसका मतलब है 64 का भी वर्गमूल और बेटा जी 625 का भी वर्गमूल। 64 का वर्गमूल 8 होता है, 625 का 25। तो इसकी जगह हम ऐसे लिख देंगे x जमा 8/25 बराबर है 2/5, और इसको फिर हम राइट साइड में ले जाकर हल कर देंगे। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे अब जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। एक माली के पास 1000 पौधे हैं। वह उन्हें एक ऐसी व्यवस्था में रखना चाहता है कि जहां पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या के समान हो। उसे बनाए रखने के लिए उसे कितने पौधों की और आवश्यकता है? यानी कि वो ऐसे लगाना चाह रहा है कि भाई अगर एक लाइन में 5 हैं, 5 ही लाइन हो तो 5 ही, हर लाइन में 5 ही 5 पौधे हों। समझ रहे हैं आप मेरी बात को कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो 4 चौक 16 हो गए। तो अब 1000 पौधे वो इस तरह रखना चाह रहा है कि जितने रो हों, जितनी पंक्ति हों, उतने ही कॉलम हों, यानी उतने ही स्तंभ हों। तो असल में हमें क्या करना है कि 1000 के पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1000 में क्या जोड़ें? तो 1000 का हमने वर्गमूल निकालना है और उसमें जो कमी रह जाती है फिर वो हमने देखना है। तो वर्गमूल निकालने का ये हमारा तरीका है विभाजन विधि से। तो यहाँ आ जाएगा 3 तिया 9, 10 में से 9 गए 1 और 3 दूनी 6, ऊपर से आपने 2 जीरो ले ली तो 6। अब हमें इससे ज़्यादा पे इसको चलाना है। 6 के साथ अगर मैं 2 लगाती हूँ तो 62 को 2 से करूँगी तो 2 छिके 12, 124 आएगा। यानी अगर मैं यहाँ 2 लगाऊँ, 2 से गुणा करूँ और 2 यहाँ ले जाऊँ तो यहाँ 124 आएगा। लेकिन यहाँ 24 की कसर है, 24 की कसर है। अगर यहाँ 24 पूरा होता तो ये 124 से 124 यहाँ कट जाना था और हमारी एक लाइन में 32 पंक्तियाँ बन जाती और हर लाइन में 32 पौधे आ जाते। तो कुल मिलाकर जो ये 24 की कसर है, अगर हम 1000 में 24 जोड़ दें, अगर हम 1000 में 24 जोड़ दें तो 1024 पौधे हमारे पास होंगे, जिसमें हमारी 32 ही तो लाइन या पंक्ति बनेंगी और 32 ही हमारे स्तंभ हमारे बनेंगे और वो एक पूर्ण वर्ग आ जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो
तीसरा हो जाएगा। क्लियर है भाई। तो आगे बढ़ते हैं। 26वां, 12 फुटबॉल खिलाड़ियों के वजन इस प्रकार है: 49, 47, 59, 46, 55, 68, 41, 57, 56, 41, 39, 40। इन आंकड़ों के हिसाब से माध्यक वजन ज्ञात करो। तो पहले आपने इनको बढ़ते क्रम में लिखना है, इन सब आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो मैं पहले आपको इन आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखकर दिखा देती हूँ कि इन्हें बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो ये देखिए बेटा, मैंने इन आंकड़ों को यहाँ पर बढ़ते क्रम में लिख दिया है और ये कुल 12 आंकड़े हैं। तो आपको इसका माध्यक ज्ञात करना है, आपको इसका माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए बिल्कुल बीच के आंकड़े लेने हैं। 1 2 3 4 5 इधर छोड़े मैंने, 1 2 3 4 5 इधर छोड़े, तो बीच में ये 2 आंकड़े आते हैं, 47 और 49। अब आप क्या करो कि इन दोनों को भी जोड़ दो और 2 से भाग कर दो। तो 47 और 49 का जोड़ कितना आएगा? 9 और 7 16, 4 और 4 8 और 1 9, 96/2। और जब आप 96 को 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 48। तो आपका जो माध्यक होगा वो 48 होगा। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, जो कि हमारा माध्यक हो जाएगा। क्लियर है। यानी सबसे पहले माध्यक निकालने के लिए आंकड़ों को हमने बढ़ते या घटते क्रम में लिखना, और बिल्कुल बीच में अगर एक ही आंकड़ा आता तो वही माध्यक हो जाता, एक से ज़्यादा आ रहा है तो उन दोनों का हमने क्या कर देना है? आधा कर देना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कि ये है प्रश्न संख्या 27। देखो जल्दी से, संख्या A48 में A एक अंक है, यानी A48, यानी ए की जगह हमें कुछ लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यह संख्या 9 से भाग हो रही है। तो ए का मान बताओ कि इन चारों में से 6 8 4 2 में से ए की जगह क्या रखें। देखो 9 से भाग होने की पहचान क्या होती है कि अगर इसके अंकों का जोड़ 9 से भाग हो जाए तो अंकों को जोड़ दो, A जमा 4 जमा 8। ठीक है भाई, 8 और 4 कितना हो गया? 12। अब 12 में ए जोड़ना है, ध्यान से समझना मेरी बात को। 12 में ए जोड़ना है और वो उत्तर 9 से भाग होना चाहिए। अब 4 आंसर आपके सामने हैं। 12 में 6 जोड़ो, ए की जगह 6 रख दो, ए की जगह 6 रख दो। 12 में 6 जोड़ो, कितना आया? 18। 18 तो 9 से भाग हो गया भाई। ए की जगह मैंने 6 रखा तो बन गया 6 जमा 12, यानी कि 18। 18 9 से भाग हो गया। जब 18 9 से भाग हो गया तो ए की जगह 6 रखने पर जो संख्या बनेगी वो संख्या 648 बनेगी, और वो हमारी 9 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो हमारा जो राइट ऑप्शन आएगा वो पहला ऑप्शन ये आएगा, ऑप्शन नंबर 1, जिसका उत्तर है 6। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे आगे के लास्ट के जो 3 क्वेश्चन हैं भाई वो इस बार ग्राफ पर आधारित हैं, इस दंड आलेख पर आधारित हैं। तो इस दंड आलेख को बड़ा आपने ध्यान से देखना है। ये कक्षा 2 तरह का ये आलेख आपको दे रखा है। क्या आलेख है कि बार ग्राफ में गौतम मॉडल स्कूल में सोमवार को उपस्थित छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है। और अब आप जरा यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो आपको बताया गया है, अब ये जो आपको बताया गया, ध्यान दें कि ये जो चेक है, हल्का चेक है वो कुल छात्र हैं, जो गहरा चेक है वो आपका उपस्थित छात्रों को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है भाई? उपस्थित छात्रों को, यानी कि कितने छात्र आपके कक्षा में उपस्थित है। तो यही चीज़ का अब आपने ध्यान रखना है। प्रश्न ध्यान से पढ़ें। गौतम मॉडल स्कूल में कितने छात्र पढ़ते हैं? गौतम मॉडल स्कूल में कितने छात्र पढ़ते हैं? तो आपने कक्षावार इन बच्चों को लेना, इन बच्चों को। ठीक है भाई। तो ये आप इन बच्चों को देखो तो ये कितने हैं? 45। ठीक है, जोड़ अपने आप करो आप, 45। फिर ये कितने हैं भाई? 50। दूसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में कुल बच्चे कितने हैं? 30। चौथी कक्षा में कुल बच्चे कितने हैं? 21। ये 5वीं कक्षा में कुल बच्चे कितने हैं? 49। और छठी कक्षा में कुल बच्चे कितने हैं? 60। इन सब को जब आप जोड़ोगे तो आपका उत्तर 255 आएगा। आप अपने आप जोड़ लीजिएगा तो हमारा जो सही उत्तर आ जाएगा वो उत्तर नंबर 2 आ जाएगा कि गौतम मॉडल स्कूल में जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो कितने हैं? 255। ध्यान से देखें कि ये जो पहला कॉलम है ये तो कुल छात्रों को दिखा रहा है, यानी पहली कक्षा में भाई 45 छात्र हैं और आज 30 आए हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो ये सेकंड ऑप्शन हो जाता है, 255 हमारा। आगे बढ़ते हैं।
कौन सी कक्षा में 75% छात्र उपस्थित हैं। अब सबसे बढ़िया बात क्या है कि आपके पास 4 ऑप्शन हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, कक्षा 1, कक्षा 3, 5 और 6। 75% छात्र कौन सी कक्षा में, तो आपने हर एक का 75% यहाँ पर फाइंड करना है। हर एक का 75% आपने निकालना है। कैसे आप वो 75% निकालोगे? देखिए, 75% निकालने के लिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देती हूँ। 75%, प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100। तो 25 दिए 75 और 25 चौका 100, तो ये हमारा बन गया 3/4। 75% का मतलब मैंने क्या बता दिया आपको? 3/4। क्या बता दिया? 3/4। अब आपने क्या करना है कि हर क्लास में जो बच्चे आए हैं, जो बच्चे प्रेजेंट हैं, उसको 3/4 करके देख लो। पहली कक्षा से ही मैं आपको बताती हूँ। पहली कक्षा में कुल बच्चे हैं 45। 45 का 3/4 करो, अगर वो 30 आता है तो ठीक है। तो ये तो नहीं आएगा भाई, क्योंकि पूरा पूरा कट ही नहीं रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं तीसरी कक्षा की। तीसरी कक्षा में बच्चे कितने हैं भाई? 30। 30 का 3/4 करो, तो ये भी पूरा पूरा तो कट नहीं रहा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पाँचे 10, तो 15 तिये 45/2, 22.5, तो ये भी नहीं है। फिर हम बात करते हैं कक्षा 5 की। फिर हम बात करते हैं कक्षा 5 की। तो कक्षा 5 में 49 और 42 है। और मैं अभी एक बार सीधा कक्षा 6 पर जाती हूँ। देखो, 60 बच्चे हैं कुल और 45 आए हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान दो कि 60 का 3/4 जब आप करोगे तो कितना आएगा? 15 तिये 45, यानी 60 का जो 75% है वो 45 बन रहा है। तो वास्तव में छठी क्लास वो क्लास है जिसमें कुल संख्या का 75% कक्षा में उपस्थित है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो 4th पार्ट, यानी कि कक्षा नंबर 6 हो जाएगा। और इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बच जाता है, कक्षाओं में उपस्थित छात्रों का औसत क्या है। भाई, औसत क्या होता है? माध्य। औसत का मतलब होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो अब आप क्या करो, हर क्लास में आने वाले छात्रों की संख्या को पहले तो ना जोड़ लो। हर क्लास में आने वाले छात्रों की संख्या को पहले जोड़ लो। सभी छात्र कितने हैं? अब ध्यान से देखो। पहली कक्षा में आ रहे हैं भाई 30 छात्र। दूसरी में कितने आ रहे हैं भाई? 45। तीसरी में कितने आ रहे हैं भाई? 25 है ये। चौथी में कितने आ रहे हैं? 14। फिर आ रहे हैं 42 और फिर आ रहे हैं 45। इनका मैं थोड़ा यहाँ जोड़ करती हूँ। 5 और 5 10 और 4 14 और 2 16 और 5 21। ठीक है, हासिल पाई 2। और भाई 3 और 4 7 और 2 9 और 1 10 और 4 14 और 4 18 और 2 20। ये आ गया 201। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। औसत क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। हमने जो ये बच्चे आए हैं इनका औसत निकालना है। तो कितनी क्लास हैं ये? 1 2 3 4 5 6 क्लास हैं। 6 क्लास के बच्चों का जोड़ आ गया 201। और अब इस 201 को जब मैं 6 से भाग करूंगी तो औसत आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 तिये 18, 10 में से 8 गए 2, 6 तिये 18। ठीक है भाई, 11 में से 8 गए 3 और भाई 6 5 30, तो 33.5 आपका आंसर आएगा। देखते हैं ये आंसर हमारा कहीं एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ये हमारा आंसर ये रहा, सेकंड ऑप्शन 33.5। तो ये हमारा पूरे नेस का जो प्रैक्टिस टेस्ट था बेटा, उसका मैंने आपको सॉल्यूशन कराया है। आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको लेक्चर समझ आया तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।